नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि सिकंदर आजम ने 36 साल की उम्र में सारी दुनिया फतह कर ली थी, आधी दुनिया फतह कर ली थी और उसके बाद वो इस दुनिया से चला भी गया था। 20वीं सदी के आगाज तक इंसानों की औसत उम्र, एवरेज लाइफ स्पैन 45 साल था, जो मेडिकल साइंस की तरक्की के बाद 21वीं सदी के पहले वस्त में इस वक्त 73 साल है और यही उम्र तरक्की याफ्ता ममालिक में करीब करीब 86 बरस और तरक्की पजीर ममालिक में 67 बरस के करीब है। इस इजाफे की सबसे बड़ी वजह मेडिकल साइंस की तरक्की बताई जाती है। पेनिसिलिन की दरियाफ्त से लेकर जो जदीद मेडिकल टेक्निक्स है, उन्होंने आज इंसान को इस काबिल किया है कि वो बहुत सारी बीमारियों की तशखीस कर सकता है, उन पर काबू पा सकता है। और उनमें से एक बहुत बड़ी बीमारी जो है वो कैंसर है और उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में एक बहुत बड़े कंसर्न का बायस इसलिए भी है कि पाकिस्तान में हर साल एशिया में सबसे ज्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर का शिकार होती हैं। पाकिस्तान में हर साल 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। कोरोना से तो इतनी डेथ्स नहीं होती, लेकिन रोजाना ब्रेस्ट कैंसर से पाकिस्तान में ऑन एन एवरेज 110 खवातीन की हलाकत होती है। ऐसे में पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल मौजूद नहीं है, लेकिन पिंक रिबन नामी एनजीओ इस कमी को पूरा करने की भी कोशिश कर रही है और पिछले 16 बरस से पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक आगाही भी दे रही है। इन्हीं तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद होंगे मोहतरम उमर आफ्ताब साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पिंक रिबन पाकिस्तान के। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर अमजद दुर्रानी, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगी डॉक्टर आयशा शौकत, वो भी कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अमजद दुर्रानी, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, होता कैसे है? देखिए, ये टेक्निकली देखा जाए तो है तो अभी बेसिकली ये औरतों की बीमारी है। जैसे कि आपको मालूम है, आप ब्रेस्ट कैंसर जो है ये ज़्यादातर इसलिए भी है कि ये जिसमें फैटी टिश्यू ज़्यादा हो, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो, उसमें चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ये औरतों के ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो ससेप्टेबल है इस बीमारी के लिए, इसलिए बेसिकली ये उनकी बीमारी है। और मेल्स में तकरीबन ये 1% होता है, 99% ये फीमेल्स में होता है। अब ये है क्या, देखा जाए तो दूसरे कैंसर्स की तरह ये एक बेतरतीब कैंसर के खुलियों का बढ़ना है। ठीक है, जब ये कैंसर के खुलिये ज़्यादा बढ़ते हैं तो वो एक गुठली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, गिल्टी की शक्ल जी, या गिल्टी आप कह लें या लब कह लें, तो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो वो जिस्म के पहले तो करीब करीब हिस्सों को काबू करते हैं, फिर और हिस्सों में फैल जाते हैं ब्लड के ज़रिए, लिम्फेटिक्स के ज़रिए। तो ये इस तरह करके ये पूरे इंसान को अपनी लपेट में ले। तो इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में सिर्फ ओबेसिटी शामिल है या और लाइफस्टाइल के मुतालिक चीज़ें भी शामिल हैं डॉक्टर साहब? इसमें बहुत चीज़ें शामिल हैं। इसमें सबसे पहले तो ये है कि मैं ये कहूँगा कि कुछ अननोन फैक्टर्स, फिर उसमें आप ये देखें कि फेमिलियल आता है 6 से 7%, बल्कि 6 से 10% तक भी बाज़ औक़ात होता है कि फेमिलियल होता है। फिर ये कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे लाइफस्टाइल ने जब से हमने ये अपने आप को ढाला है इसमें सुकून की ज़िंदगी में, तो उससे बहुत सी बीमारियों ने जन्म लिया है। इनमें से ये एक बीमारी है। अब जितनी भी अगर फैटी टिश्यू बढ़ेगी, जितने हैवी ब्रेस्ट होंगे, जितनी ओबेसिटी होगी, उतने ज़्यादा हार्मोन्स जो है वो बढ़ेंगे और उतना ही ज़्यादा उसको, उस कैंसर को बढ़ावा देंगे। ठीक है, अब ये हार्मोन्स जो है ये बेसिकली ये हार्मोनल डिपेंडेंट ट्यूमर है। ये हमें याद रखना चाहिए। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जिनमें ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा चांस होगा कि ये इनमें ये कैंसर होगा। बेसिकली ये कॉज तो नहीं करते, उसको इन्हांस करते हैं। ठीक है, अब इसमें ये है कि जो आपने बताया जैसे ओबेसिटी है,
तो उसमें फिर ये ज़्यादा जितनी लोगों की वो जो है जितनी खवातीन की हैवी ब्रेस्ट होगी उनमें ज़्यादा चांसेस होगा। फिर ये कि डायबिटीज़ इटसेल्फ जो कि एक और ऐसी बीमारी है जिसने इंसान को इस सुकून में रहने की हालत में जन्म लिया है और ज़्यादा हुई है, उनमें भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ओवरऑल जिस्म लीन हो और ब्रेस्ट हैवी हो तब भी चांस ज़्यादा होता है, या बीएमआई जो होता है वो टोटल काउंट करता है डॉक्टर साहब? डेफिनेटली ये काउंट तो करता है, लेकिन चांसेस जो है उनमें ज़्यादा होते हैं जिनमें जो हैवीली बिल्ट हो, जिनमें हैवी ब्रेस्ट हो, ओबेसिटी हो, उनमें ज़्यादा चांसेस होंगे। फिर एक सिर्फ यही फैक्टर नहीं होता। अब देखा ये गया है कि 50 से 69 साल की उम्र की खवातीन, उनमें 50% जो है ये कैंसर होता है, यानी कि उनमें ज़्यादा होता है। अब उससे जो 25 साल से कम जो है जो बच्ची हैं उनमें नहीं होगा। फिर दरमियान में आता है कि आप 40 से 50 साल में लें तो 23% आएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर बात करूंगा डॉक्टर साहब, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। उमर आफ्ताब साहब, आप ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोपोनेंट्स में से एक हैं। इसके लिए आगही आप कैंपेन चलाते हैं, इसके लिए आप लोग काम कर रहे हैं। उमर आफ्ताब को कैसे ख्याल आया कि उसने काम करना है, एक पिंक रिबन नामी NGO बनानी है? कुछ बताइएगा इस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में उमर साहब। जी, मेरी एक कोलीग जो है उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, और बेसिकली उन्हें जब वो हॉस्पिटल जाती थी ट्रीटमेंट के लिए तो उनको हॉस्पिटल्स में देख के ये ख्याल आया कि वहाँ पे जो ख़वातीन आती थी वो इतने लेट डायग्नोसिस पे आती थी कि उनका जो कैंसर है वो फंगेट कर रहा होता था कि आप उनके साथ नहीं बैठ सकते थे कि इतनी ज़्यादा जो बुरी उसकी सिचुएशन, इतनी स्मेल उसमें से। और तो वो बेसिकली उनको ये ख्याल आया कि ये इसके ऊपर कुछ काम करने की ज़रूरत है। और इनिशियली तो मैं उनको हेल्प कर रहा था, बट उनका कैंसर किस सेक्टर में काम कर रहे थे? मैं तो जी मतलब मैं आई वाज ऑलवेज एक यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे मैं बहुत सारे सोशल कॉजेज़ के साथ था। वैसे मैं आई एम एन MBA और मेरा अपना फैमिली बिजनेस है, लेकिन मुझे मतलब एक एक्टिविज़म, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जनरली जो एज अ पाकिस्तानी हम हर वक्त ये कहते रहते हैं कि जी ये काम भी ठीक नहीं हो रहा, ये काम भी ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे ये लगता है कि हमें खुद अपना, हर पाकिस्तानी को अपना भी रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। ठीक है। सो मैं मतलब सिविक एंगेजमेंट में मैं बहुत सारे डिफरेंट ऐसे समाजी मामलात के साथ एसोसिएटेड रहा। उसमें फिर जब उनके साथ मैंने इस पे काम किया, वो सरवाइव नहीं कर सकी, उनकी डेथ हो गई। लेकिन उस वक्त तक मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो गया था इस कॉज के साथ, और मैंने ये देखा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इतना बड़ा इशू है। और जो उससे ज़्यादा तकलीफ दह बात थी वो ये थी कि इस इशू पे कोई और काम नहीं कर रहा था। जब हमने 2004 में पिंक रिबन कैंपेन का आगाज़ किया तो वो इतना डिफ़िकल्ट टाइम था कि जो हमारी लॉन्चिंग थी सारे TV चैनल्स ने उसको ब्लैकआउट किया। मतलब हमें चैनल्स ने ये कहा जी कि ये तो जो ब्रेस्ट का वर्ड है ये हम टेलीविजन पे ले ही नहीं सकते, ये तो जी बिल्कुल प्रिंट में आ सकता है, ये TV पे नहीं आ सकता। और इसी तरह हर लेवल पे हम ने अपना यूथ प्रोग्राम शुरू करने की कोशिश की। मैं आज भी मुझे याद है कि मैं लाहौर के एक बड़े मॉडर्न एक प्रोग्रेसिव कॉलेज की प्रिंसिपल के पास गया और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि हम वहाँ से अपनी यूथ प्रोग्राम शुरू करेंगे। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। तो हर लेवल पे जो है वो इतना टैबू की हमें रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी कि मतलब आज हमें 16 साल हो गए हैं इस काम में, और मुझे लगता है कि शायद पहले 10 साल तो हम सिर्फ एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते रहे कि किसी तरह इस इशू के ऊपर बात करनी, क्योंकि देखें कोई भी इशू जो है वो उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक आप उस पर बात नहीं करनी शुरू करेंगे, उसकी सिग्निफिकेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। तो हमें बहुत टाइम, और आज भी मुझे ये लगता है कि 16 साल के बाद शायद ये हुआ है कि हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहाँ पे कि एटलीस्ट आज आपके साथ बात हो रही है, ये अक्टूबर का महीना हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पे
लेकिन स्टिल ये अभी बिगिनिंग है। मैं वापस आपके पास आता हूँ उमर साहब। डॉक्टर आयशा शौकत, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी। डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाए, मतलब ऐसी कौन सी अलामात होती हैं जिसकी वजह से उन्हें अपना मैमोग्राफ करवाना चाहिए, और उसके बाद अगर डायग्नोसिस पॉजिटिव आता है तो पाकिस्तान के अंदर उनके इलाज के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है? डॉक्टर आयशा जी, सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। मीडिया का रोल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में शऊर पैदा करने के लिए निहायत अहम है, और हम अपना मैसेज ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं तमाम सुनने वालों को कि ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है, बशर्तिया के उसकी तशखीस शुरू के मराहल में कर दी जाए। जैसे आपने अभी सवाल किया कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनके लिए डॉक्टर तक जाना चाहिए और उसके बाद फिर उनको कौन सी सहूलियात वहाँ पे मौजूद होंगी। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा पहली तो बात ये ज़रूरी है, और जो हम रेकमेंड कर रहे हैं आपके तमाम खवातीन जो कि 20 साल से ज़ायद उम्र में, हम अर्ली एज सब कह रहे हैं, 20 साल से जो ज़ायद उम्र में है, वो अपनी छाती का मुआयना हर माह बाकायदगी से लाजमी करें। अगर छाती के साइज में कोई फ़र्क पाएँ, छाती पर कोई सोजिश नज़र आए, छाती या बगल में कोई गुठली महसूस करें, निप्पल के ऊपर कोई जख्म हो जाए, या निप्पल से दूध के अलावा कोई अखराज हो, खास करके कोई खूनी मादा अगर निकल रहा हो, तो वो लाजमी अपने करीबी एक मुस्तनिद डॉक्टर से जरूर रजू करें और अपनी अलामात का जिक्र करें ताकि वो एक प्रॉपर टेस्ट जो है ना वो उनको बता सके। अच्छा, मैं मजीद ये भी जरूर बताना, ये जो टेस्टिंग होती है इसकी कॉस्ट क्या होती है डॉक्टर आयशा? जी, ये जो टेस्टिंग होती है जो आप कह रही हैं कि खवातीन को करवाना चाहिए, इसकी कॉस्ट क्या होती है? जी, मैं इसी बात पर ही आने लगी थी। मैं थोड़ी सी पहले इसको एक थोड़ा कंप्लीट कर लूँ इस बात को, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात है और इम्पोर्टेंट मैसेज है कि ये जो मैंने अभी तमाम अलामात जिनका जिक्र किया है, वो खवातीन जो कि 30 साल से जायद में, मैंने पहले कहा था कि अपना खुद का मुआयना करें जो कि 20 साल से जायद उम्र में हैं, लेकिन जो 30 साल से जायद में हैं और वो गैर शादीशुदा हैं या उनके बच्चे नहीं हैं या बच्चे हैं तो उनको उन्होंने खुद का दूध नहीं पिलाया हुआ या उनके खानदान में किसी को कैंसर की अलामत है, और सिर्फ छाती का सरतान ही नहीं किसी और किस्म का कैंसर भी है, खास करके वालदा की साइड, तो उसके लिए और भी ज्यादा जरूरी है कि वो और भी ज्यादा तवज्जो दे इस बात के ऊपर। अब आपने पूछा कि इनकी कॉस्ट क्या है। जी, मैं एक सरकारी अस्पताल में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हूँ और ब्रेस्ट कैंसर की इंचार्ज हूँ। मैं मेयो हॉस्पिटल में काम करती हूँ, और हमारे हॉस्पिटल में तमाम जो सहूलियात हैं डायग्नोस्टिक से लेकर, जिसमें बायोप्सी आ जाती है, जिसमें मामोग्राफी आती है, अल्ट्रासाउंड आता है, सीटी स्कैन है, MRI है, सर्जरी है, वो तमाम की तमाम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम बिल्कुल चार्ज किसी चीज का वहाँ पर नहीं करते हैं, और इसके अलावा जो फिर फर्दर ट्रीटमेंट है वो कीमोथेरेपी है या रेडिएशन है सर्जरी के बाद की जो है। सो मतलब ये जो हमारी जितनी भी मिनिमल कॉस्ट है एज फार एज कीमोथेरेपी कंसर्न, उसमें भी बहुत सारी हम फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और मजीद मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमारे हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पतालों में रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, यानी कि जब ब्रेस्ट अगर रिमूव कर दी जाए, जब हमारे पास, अभी मैं डॉक्टर साहब का पहले, अच्छा डॉक्टर आयशा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जिन खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है उनका सर्वाइवल रेट क्या है? क्या ब्रेस्ट कैंसर का मतलब यकीनी मौत है? नहीं, देखिए मैंने तो अपनी बात इसी बात से शुरू की है कि ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर में से है जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर क्यूरेबल है अगर उसको हम शुरू के स्टेजेस में पकड़ लें। सो जहाँ तक सर्वाइवल की बात आ जाती है वो स्टेज रिलेटेड है। जब स्टेजेस ही, अगर आखिरी स्टेज में मरीज जो है वो हमारे पास आएगा तो फिर उसकी सर्वाइवल या उसको वो वाली क्योर देना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है। हाँ, हम सिर्फ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और इसीलिए ये आपके ये जो आगाही मुहिम है और ये प्रोग्राम्स इम्पोर्टेंट हैं कि हम पेशेंट्स को
वक्त के ऊपर डॉक्टर्स के पास पहुंचने के यानी लिए अर्ली डायग्नोसिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बहुत एक चीज और जो अभी मैं एक और आपके ही प्रोग्राम के तवासुत से बताना चाहूंगी कि हुकूमत पंजाब ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने अभी रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो कि अभी एक पायलट प्रोग्राम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड तहसील हेडक्वार्टर्स के लिए। अभी उन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट ये अभी लिए हैं डिस्ट्रिक्ट, एक ननकाना साहब का और एक लाहौर में इन्होंने मीरपुर जो मियां मीर हॉस्पिटल है इसको लिया है, जहां पर यही ब्रेस्ट स्क्रीनिंग प्रोग्राम को एक पायलट प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया है, ताकि यहाँ पर जितनी भी खवाताइन आएंगी, इवन अगर वो गायनी के किसी मसले के लिए आ रही, किसी भी और मसले के लिए आ रही, उनको स्कैन किया जाए, उनको असेस किया जाएगा उनकी। अच्छा डॉक्टर आयशा हमारे साथ ही रहिएगा, इस वक्त बहुत कीमती गुफ्तगू हो रही है, आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है, लेकिन आपके जरिए जो करोड़ों लोगों को मैसेज जा रहा है वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। डॉक्टर अमजद दुरानी मुझे ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जेनेटिक्स जो है, मौरूसियत कितना अहम किरदार अदा करती है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि 6 से 10% के करीब ख़वातीन में मौरूसी ये कैंसर हो सकता है और उसमें ये चांसेस हो, मसलन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मसलन ये हो गया अगर कोई वालदा को है, नानी को है, बहन को है, तो फिर चांसेस हो गए कि वो जो है ना उनकी औलाद जो है उसमें भी हो सकता है। तो इसलिए उनमें टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, वो इसमें टेस्टिंग बहुत मुश्किल है। मुश्किल इस सूरत में है कि जो टेस्ट किया जाता है वो बहुत ही महंगा। इवन मुझे याद पड़ता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी वो जो है BRCA1 और BRCA2 करते हुए लोग जो है थोड़ा सा घबराते हैं। लेकिन डॉक्टर आयशा वो कह रही है कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं, ये एक डिफरेंट चीज़ है, ये उससे एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। ये जेनेटिक टेस्टिंग इज एंटायरली डिफरेंट। उन्होंने बात की है स्क्रीनिंग की। अच्छा, अब इसमें ये है कि जहाँ पे जेनेटिक वो जो है टेस्टिंग आती है, उसमें ये होता है कि जैसे उन्होंने भी बताया कि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में अगर कोई भी कैंसर, ख़ास तौर पे अगर मर्दों में उनके वालिद या भाइयों वगैरह में प्रोस्टेट होता है, या उनकी वालदा या बहनों में अगर ओवेरियन होता है या ब्रेस्ट होता है, तो फिर उनको भी उनमें चांसेस, रिस्क जो होता है ना वो बढ़ जाता है। 1.3% जो है रिस्क उनमें बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, कजन मैरिज से भी ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है? डेफिनेटली, अगर होगा ऐसा, अगर उनमें कज़न में ये बात होगी। अब इसके लिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि जिसमें ये हुआ है उसमें BRCA1 और 2 जो है टेस्ट किया जाए। अगर पॉजिटिव आता है तब आप उनकी फैमिली को टेस्ट करें, ये नहीं कि आप वैसे सबको टेस्ट करना शुरू कर दें। तो इस वजह से ये जो है टेस्टिंग थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, तो इसको हम स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं यूज। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं वापस आपके पास आता हूं। उमर आफ्ताब साहब, आपने पिंक रिबन के बैकग्राउंड पर रोशनी डाली। आजकल पिंक रिबन पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के खात्मे के लिए क्या काम कर रही है? देखिए, बेसिक तो जो हमारा इतने साल का जो फोकस रहा वो ये कि अर्ली डायग्नोसिस जो है इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये वाहिद ऐसा कैंसर है जो एक्सटर्नल सिम्टम्स से अर्ली डायग्नोज हो जाता है, और अगर ये अर्ली डायग्नोज हो तो इसमें बचने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। तो हमारा बड़ा एक्सटेंसिव यूथ प्रोग्राम है जिसमें हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिल के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, जहाँ पे कि हम यंग बच्चियाँ जो हैं उनको अवेयर करते हैं। आपने उस टैबू का खात्मा जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब ये कॉलेज प्रोग्राम है बहुत एक्सटेंसिव, यानी हर साल अब पिंक रिबन जो है वो तकरीबन को 200 से ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में क्रॉस पाकिस्तान जाता है, छोटे शहरों में, हर तरह की जगह पे, और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो रन करते हैं। मतलब क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस को जितना, उसके लिए जो सेल्फ एग्जामिनेशन है उसको कैसे करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाने के लिए ख़वातीन को, मेमोग्राम के लिए जो है वो अवेयरनेस, ये सारी चीज़ों के ऊपर। अच्छा, इसके साथ फिर ये कि जो इस साल की जो पिंक रिबन की जो पिंक टूबर की जो मुहिम है उसमें
हमारा फोकस अब इससे एक कदम और आगे गया। अर्ली डायग्नोसिस की तो बात हम इतने साल से कर रहे हैं, अब हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अब बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि लाइफस्टाइल चेंज से जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो तकरीबन 40% तक कम हो जाता। तो हमें क्योंकि हम जैसे मुल्क में जहाँ पे कि ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ जो हैं वो महदूद हैं, जहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव है, बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों में तो कैंसर ट्रीटमेंट क्या आम बीमारी की ट्रीटमेंट भी एक चैलेंज है। तो हमारे जैसे मुल्क में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम प्रिवेंशन जो है उसको बेसिकली जहां तक मैं समझा उमर साहब के जो पिंक रिबन है वो अवेयरनेस के लिए काम कर रही है ब्रेस्ट कैंसर के। इसके लिए कोई हॉस्पिटल या कोई प्रॉपर ऑफिस सेटिंग आप लोगों ने बनाई है जहां से आप कैंसर स्पेशलिस्ट को रेफर करें खवातीन को? देखिए, हम एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि सारे पाकिस्तान से हमें कॉल्स आती हैं, हम उसके ऊपर गाइड करते हैं। उसके अलावा ये कि पिंक रिबन जो है वो पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है लाहौर में, जो तकरीबन आधी से ज़्यादा इस वक्त बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। ये बड़े सेंट्रल है जी, ये लाहौर में फिरोजपुर रोड पे कलमा चौक के पास जो है, ये गुलबर्ग एम ब्लॉक में हम ये फैसिलिटी बना रहे हैं। ये एक मॉडल सेंटर होगा इंशाल्लाह, एक मीडियम साइज फैसिलिटी है, लेकिन टू स्टार्ट विद ये एक मॉडल होगा जो बिल्कुल सिर्फ फोकस करेगा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा फिर ये कि इस साल की जो हमारी कैंपेन है, क्योंकि पिछले 3 साल से गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है पिंक रिबन कैंपेन में, प्रेसिडेंट साहब और फर्स्ट लेडी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस साल हम अपने इस एजेंडे को एक कदम आगे लेके गए हैं और हमने पिंक रिबन कॉल फॉर एक्शन इस दफ़ा अनाउंस किया है। क्योंकि ठीक है, अवेयरनेस बिल्कुल मतलब 16 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं, बट अब हमें ये लगता है कि हमें कोई ऐसे स्ट्रेटेजिक स्टेप्स भी लेने की ज़रूरत है जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट सेंट्रिक हों और एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क। फॉर एग्जांपल, जैसे आज के दिन तक पाकिस्तान में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री मौजूद नहीं है। हमने ये गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कैंसर रजिस्ट्री जो है बनाई जाए। पाकिस्तान में नेशनल कैंसर प्रिवेंशन प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, जो एक WHO का मॉडल है और पूरी दुनिया में वो मौजूद है। इसी तरह हमारी रिकमेंडेशन ये है कि जो स्क्रीनिंग इक्विपमेंट है, जैसे मैमोग्राम और ये सारी जो इक्विपमेंट है, ये बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है। सो इसके ऊपर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी तो नहीं दे सकती, लेकिन एटलीस्ट हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनको कम से कम वेव ऑफ किया जाए ताकि ये फैसिलिटी ज़्यादा अवेलेबल हो सके। इसी तरह हमारी रिकमेंडेशन ये है कि एटलीस्ट ये जो मैमोग्राम मशीन है, ये टैक्स और सब्सिडी के साथ पाकिस्तान में कितने की मिलती है, और ये टैक्स खत्म कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान में कितने की हो सकती है? देखिए, जो बेसिक स्टार्ट जो डिजिटल इस वक्त मैमोग्राम मशीन जो है, ये तकरीबन को 2 करोड़ से शुरू होती है, ठीक है, और फिर इसके ऊपर ड्यूटीज़ जब डल जाती हैं तो ये फिर काफ़ी महंगी यहाँ पे लैंड करती है। कितने की? मतलब ये तकरीबन कोई 2.5-3 करोड़ के करीब जो है ये कॉस्ट कर जाती है। तो अगर ये चले, मतलब गवर्नमेंट, मतलब ठीक है बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम हम एक स्पेशल केस के तौर पे इसके ऊपर से कम कस्टम ड्यूटीज़ और मतलब टैक्सेस को वेव ऑफ करें तो एटलीस्ट। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा उमर साहब, मैं वापस आपके पास आऊँगा। बहुत ज़बरदस्त नाज़रीन गुफ्तगू हो रही है। डॉक्टर अमजद दुरानी, उमर आफ्ताब और डॉक्टर आयशा शौकत अपना बहुत कीमती इनपुट दे रहे हैं। डॉक्टर आयशा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी। डॉक्टर आयशा, जब भी लफ्ज़ कैंसर इस्तेमाल होता है किसी फैमिली में तो सबको सांप सूंघ जाता है। हर कोई दिल में समझता है कि मैं इस बीमारी से महफूज रहूँगा। अगर खुदा न खास्ता किसी को डायग्नोज हो जाए तो इसका मतलब ख़ास तौर पर मिडिल क्लास घराने में या लोअर मिडिल क्लास घराने में ये समझा जाता है कि अब तो जो कुछ कमाया था सब कुछ बिक जाएगा। इसकी जो दवाइयाँ हैं, जो इसकी थेरेपी है, केमोथेरेपी है, इसकी जो सर्जरी है, वो क्या कॉस्ट करती है डॉक्टर आयशा, अगर सरकारी हस्पताल करीब नहीं है पाकिस्तान में? और ये भी बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर रूरल खवातीन में ज्यादा है प्रोपोर्शन के हिसाब से या अर्बन खवातीन में? देखिए, सबसे पहले तो जो हम बार बार कर रहे हैं कि अगर कैंसर जो है वो शुरू के मराहल पर डायग्नोज हो जाए तो खर्चा भी उसकी मुनासिबत से उतना कम ही है, और जितना आप
लेट उस पर डायग्नोसिस होगा तो नेचुरल कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपीज और मुख्तलिफ किस्म की मोडालिटीज़ का इस्तेमाल और ज़्यादा हो जाता है। और क्योंकि मैं फिर अपना ये कोट करूँगी कि मैं सरकारी अस्पतालों में काम करती रही हूँ, बीओ में थी, इससे पहले गंगाराम में थी, उससे पहले सर्विसेज में रही हूँ। इन तमाम अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सहूलियात मौजूद हैं। और अब जब मैं ये डायग्नोसिस के बाद दवाइयाँ भी, केमोथेरेपी भी फ्री है डॉक्टर आयशा? ये सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। तो ये मतलब अगर ये पहले ही आप घर में एक खौफ लेकर बैठ जाएं कि खर्चा होगा और अस्पताल में मत जाएं, क्योंकि ये काफ़ी दफ़े होता है जब हमारे पास पेशेंट्स बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि इतना वक्त क्यों ज़ाया किया जब पता भी लग गया था कि गुठली है या ये कैंसर हो सकता है। तो उसमें बहुत सारा रूल इन एंटिसिपेशंस का भी है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा, सर्जरी का खर्चा होगा, ये मैमोग्राफी। अच्छा, कम उम्री की शादी और मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी कोई फ़र्क डालती हैं इस कैंसर में? जी बिल्कुल। मैं उसमें ये बात आपको जो मैंने कही वो ये कह रही थी, जब पहले भी बताया है कि बच्चे ना होना, और अगर लेट बल्कि शादी हुई है और बच्चे नहीं हैं तो वो हायर रिस्क में जो है ना वो तस्वर किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर जहाँ तक ताल्लुक है। बाकी तो कम उम्री या वो तो अनीमिया, बहुत सारी चीजें और फैक्टर जरूर आती है, लेकिन अगर हम सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें शादी का लेट होना और बच्चे ना होना जो है वो लेट से क्या मुराद है? कितनी एज के बाद आप समझती हैं कि मेडिकली ये लेट है? 40। ठीक है, मुझे डॉक्टर साहब यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है और नाज़रीन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इस अहम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से उमर आफ्ताब साहब ने बात की कि अगर ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने वाली मशीन के ऊपर से कस्टम्स उठा लिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर इसकी डायग्नोसिस मजीद सस्ती हो सकती है। इस पर हुकूमत को गौर करने की ज़रूरत है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। डॉक्टर अमजद दुरानी ने और उमर आफ्ताब साहब ने और डॉक्टर आयशा ने बहुत तफसील से ब्रेस्ट कैंसर के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर रोशनी डाली। डॉक्टर अमजद, मुझे ये बताइएगा कि अर्ली स्क्रीनिंग कितना अहम किरदार अदा करती है ब्रेस्ट कैंसर के तदारुक में? मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर हम स्टेटिस्टिक्स पे जाएं, डाटा अगर कलेक्ट करें तो 1999 से पहले जो था ये बहुत ज़्यादा सीए ब्रेस्ट जो था कॉमन था, अभी भी कॉमन है, लेकिन उसके साथ उसकी मोर्टेलिटी या डेथ रेट बहुत ज़्यादा था। अब हुआ ये कि 1999 से लेके 2004 तक उन्होंने यूरोप और अमेरिका में उन्होंने स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू किए। स्क्रीनिंग प्रोग्राम से मेरी मुराद ये है अल्ट्रासाउंड, सिर्फ मेमोग्राफी नहीं, अल्ट्रासाउंड भी, मेमोग्राफ, फिर और जो है डिटेक्शंस के दूसरे मेथड्स जो हैं सिंपल। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन को हम भूल जाते हैं, वो बड़ी अहम चीज़ है जो कि बग़ैर किसी टूल के अगर आप एजुकेट करें अपने ख़वातीन को, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ पे 24% जो है मोर्टेलिटी कम हुई, यानी कि शरह अमवात जो है वो कम हुई। तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो है इसको आप हल्का ना समझें, ये बड़ी अहम चीज़ है। अर्ली डिटेक्शन, ख़ास तौर पे जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हमारे जैसे मुल्क जहाँ पे बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं है, और अभी मैं एक और भी बात बताऊँ कि और भी ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स आ रहे हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी है, और जैसे कि डिफरेंट जो है ना चेक पॉइंट्स आ रहे हैं इम्यूनोथेरेपी में, या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये इतनी महंगी दवाई हैं और ये ज़्यादातर एडवांस केसेस में हम यूज़ करते हैं। तो जब हम अर्ली डिटेक्शन कर लेंगे स्क्रीनिंग के तवज्जुह से, तो हम केसेस को अर्लियर जो है इलाज कर सकते हैं, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूँ। उमर साहब, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके लिए मौसूल हो रहे हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि क्या पिंक रिबन फाउंडेशन जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार ख़वातीन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती है? जी, हम बिल्कुल, हमारा मेडिकल को पे प्रोग्राम है जिसमें हम
आप बिल्कुल इस वक्त जो है वो असिस्ट कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए भी। इंशाल्लाह जब हॉस्पिटल बन जाएगा फिर तो खैर पूरी फैसिलिटी इंशाल्लाह फ्री ट्रीटमेंट की होगी, लेकिन इस वक्त हम बिल्कुल बहुत सारे डोनर्स के साथ मिल के जैसे कीमो के हवाले से और इस तरह की असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ मिलके। अच्छा, इसमें फिर देखें, मैं जैसे बात कर रहा था कि जो हम जो इस साल का जो पिंक रिबन का कॉल फॉर एक्शन है उसमें ये भी इनफैक्ट हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया है कि जो ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड जो ड्रग्स हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं उन पे अगेन अगर सब्सिडी नहीं दी जा सकती तो कम से कम उनके ऊपर जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उनको वेव ऑफ किया जाए। और फिर एक और बात ये कि अभी जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं वो सारों की परमिशन नहीं है इंपोर्ट करने की, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। सो वो भी हमारी एक रिकमेंडेशन है कि जितने मॉलिक्यूल्स जो ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं उनको जो है वो उनकी इंपोर्ट को जो है वो अलाउ किया जाए। इसके पीछे गवर्नमेंट का रैशनल क्या है, क्यों सबकी परमिशन नहीं है? अब आई डोंट थिंक कि कोई ऐसे रैशनल, बट ये कि वो मतलब अब इसकी बैकग्राउंड तो अच्छा, डॉक्टर आयशा ने बताया कि कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स का उन्होंने नाम भी लिया जहां पर डायग्नोसिस भी होता है, दवाइयां भी दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों पर पेशेंट्स का दबाव इतना ज़्यादा है कि तमाम जो कीमोथेरेपिक मेडिसिन हैं वो तमाम पेशेंट्स तक नहीं पहुँच सकती। तो ऐसे में फिर प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत अहम होता है। हर कोई अच्छे से अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट को ढूंढने की कोशिश करता है, खानदान एक ड्राइंग रूम में इकट्ठा होता है और फलां चचा जो बताते हैं कि फलां जो शहर का डॉक्टर है वही जो है वो इसका सबसे अच्छा इलाज कर सकता है। जैसा कि कुछ स्टेजेस को मसलन एक कैंसर स्पेशलिस्ट के पास फौरन जाने को तरजीह दी जाती है, उससे पहले की जितनी मेडिकल स्टेजेस है सबको स्किप कर दिया जाता है। उमर साहब जी बिल्कुल, ये जो हमें बहुत सारी कॉल्स जो आती हैं हेल्पलाइन पे वो बिल्कुल यही होता है कि अच्छा, ये भी खैर आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि देखें हर ब्रेस्ट से रिलेटेड जो बीमारी है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, ठीक है। हमें इसको दो हिस्सों में डिफरेंशिएट करना है। सिमिलर भी हो सकते हैं। एग्जैक्टली, एक है ब्रेस्ट डिजीजेस जो कि फाइब्रॉइड हो सकते हैं, कोई और चीज़ हो सकती है, और एक है फिर ब्रेस्ट कैंसर। तो जनरली बहुत सारी जैसे यंग बच्चियाँ जो हैं वो पैनिक कर जाती हैं कि जी कोई मतलब जैसे कोई एज जब ग्रो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो मतलब हमें थोड़ा सा इसको ये भी देखना है कि ये हर बीमारी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं है और आपको स्ट्रेट अवे जो है वो कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाके मैमोग्राम ही नहीं करा लेना। आपको मतलब अगर आपको कोई ऐसा सिम्टम फील होता है, आपको कोई ऐसी चेंज फील होती है अपनी छाती में, तो आप पहले अपने कोई भी जीपी, कोई लेडी डॉक्टर जो है, कोई गायनाकोलॉजिस्ट जो है उसको एक दफ़ा दिखाएं, और अगर फिर आपको कुछ लगे कि कोई चीज़ इस तरह की, वो आपको कोई डायग्नोसिस कुछ उसमें अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया जाए या कोई और टेस्ट सजेस्ट किया जाए, तो उसको मतलब ये जो जनरली वी सी के बहुत सारी बच्चियों की कॉल्स आती हैं और बहुत पैनिक स्ट्रिकन कॉल होती हैं, कोई एकदम वो घबरा जाती हैं कि शायद सीधा मतलब बहुत सारी हमें कॉल पे वो कहती हैं जी हमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब वो हम पूछते हैं कि जी आपको कैसे पता लगा कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया? नहीं जी मुझे गिल्टी बन गई है। तो वो सिर्फ गिल्टी बन जाना ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जो गिल्टी आपको छाती में फील होती है आप उसको ज़रूर चेक करवाएं, उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं और उसको ऐसे ना छोड़ें। लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपकी छाती में किसी तरह की भी कोई इस तरह की चीज़ है तो फ़ौरन आप उस पर जो है वो पैनिक। ठीक है, मैं वापस आता हूँ आपके पास उमर साहब। डॉक्टर आयशा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी। डॉक्टर आयशा, शादी ना होने का ब्रेस्ट कैंसर से क्या ताल्लुक है? देखिए, उसमें आपकी सर्जन जो है ना हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो होते हैं बॉडी में, और जो कि फिर आप एट हायर रिस्क हो जाते हैं, और यही फैक्टर रिलेटेड है बच्चे ना होने का और इवन जो दूध ना पिलाने की जो हम बात कर रहे हैं। सो इसलिए ये सारे तमाम फैक्टर्स जो होते हैं वो हायर रिस्क पर कंसिडर किए जाते हैं। यही फैक्टर ब्रेस्ट फीडिंग में भी होता है? जी बिल्कुल। एक बात जो हमारी अभी पीछे चल रही है उसी की एक्चुअली कंटिन्यूटी पे मैं एक दो बातें कहना चाहूँगी कि ये जो हम बार बार मैमोग्राफी और इसकी बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर तुरानी ने भी अभी जिक्र किया और बहुत अच्छी बात की कि अल्ट्रासाउंड
आजकल के दौर में भी बहुत ज़्यादा कह लें कि एडवांस हो चुका है और बहुत अच्छी रिपोर्ट्स देता है। और जब मैमोग्राफी की भी हम रिपोर्ट देखते हैं तो काफ़ी दफ़े बल्कि हमेशा ही अल्ट्रासाउंड की भी रिपोर्ट उसके साथ होती है, यानी कि दोनों मोडालिटीज़ को यूज़ किया जाता है ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए। इसलिए चाहे मैमोग्राम्स हमारे पास डेफिशिएंट है, नेचुरली हम एक अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड है और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शायद मैमोग्राम अभी अवेलेबल नहीं है। तो जो हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर के साथ हमने प्रोग्राम शुरू किया है उसमें हमने रेडियोलॉजिस्ट को अभी ये पिछले हफ्ते की बात है कि फिर उनकी ट्रेनिंग वर्कशॉप की ताकि वो अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर सके इस मर्ज की तशखीस के लिए, और हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी एटलीस्ट ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो सा है वो ला सकें। एक और बात मैं जरूर कहूंगी क्योंकि पहले ये पिछली की बातों के ही रफ्त में है कि ब्रेका टेस्टिंग की भी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, और उसके लिए भी एक अच्छी पॉजिटिव बात बताना चाहूंगी कि लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ये चीज अभी कह लें कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज में है। वो वर्क कर रहे हैं ऑन दिस ब्रेका टेस्टिंग और उनकी गवर्नमेंट से पूरा प्रपोजल जो सा है ऑलमोस्ट सैंक्शन हो चुका है और इंशाल्लाह जल्द होगा कि ब्रेका टेस्टिंग जो सी है वो अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आयशा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक इस डिस्कशन को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। डॉक्टर अमजद दुरानी, ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस पे हमने बात की, ट्रीटमेंट पे बात की, अल्ट्रासाउंड की अहमियत के ऊपर बात की, मैमोग्राफ के ऊपर हमने बात की। ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में मुआलिज और मरीज़ के दरमियान जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी है वो कितनी अहम है? बहुत अहम, बहुत अहम, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि तकरीबन सारी एक बंदा सफ़र नहीं कर रहा होता, पूरी फैमिली सफ़र करती है। और आपने कई दफ़ा ये होता है कि हर एक को आपने सेटिस्फाई करना होता है, यहाँ तक कि एक एक पेशेंट पे आपके तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है। तो अक्सर जो बाहर बैठे होते हैं पेशेंट्स वो कहते हैं डॉक्टर साहब ने बड़ी देर अंदर लगा दी, लेकिन अंदर जो कुछ हो रहा होता है वो हम जानते हैं, क्योंकि इतने सवाल लोग पूछते हैं। और लेकिन उसका एक और भी फ़ायदा होता है कि ये आप इन अ वे उनको एजुकेट भी करते हैं और फिर ये है कि वो पेशेंट्स जो है उनकी सेटिस्फेक्शन भी होती है, फैमिली की भी होती है। तो ये एक तरह का एक कार्य खैर है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स होंगे वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स हैं उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है। उमर आफ्ताब साहब, पिंक रिबन जो है अपनी जैसी दीगर तंजीमें जो पूरी दुनिया में काम कर रही हैं उनसे भी कॉपरेशन लेती है और आपकी फंडिंग क्या लोकल सोर्सेज के अलावा इंटरनेशनल डोनर्स भी करते हैं? ये जी बिल्कुल हमारा, बल्कि हम बड़ा इसमें प्राइड लेते हैं कि पिंक रिबन जो है वो बिल्कुल एक लोकल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, हम बहुत सारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जो बहुत सारी नॉलेज बेस है, वो ज़रूर इंटरनेशनली लेते हैं, लेकिन हम बिल्कुल कोई इंटरनेशनल फंडिंग नहीं लेते। और जितनी अभी तक आज तक की ऑर्गेनाइजेशन पिछले 16 साल से चल रही है, सारी वॉलंटियर ड्रिवन इनिशिएटिव, और ये जो हॉस्पिटल बन रहा है ये बिल्कुल इसमें एक एक रुपया जो है कि पाकिस्तानी लोगों का रुपया है। और इंशाल्लाह इससे फ्री ट्रीटमेंट जो है वो इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल कि अगले 1 साल में ये जो हॉस्पिटल है ये फ्री ट्रीटमेंट का इंशाल्लाह शुरू करेगा। ठीक है उमर साहब, मैं वापस आपके पास आता हूँ। डॉक्टर आयशा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी। डॉक्टर आयशा, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही के ऊपर बात करना अब पहले जैसा टैबू नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जो क्वैकरी है वो एग्जिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा अतायत एग्जिस्ट करती है और बाकायदा ऐसे ऐसे टोटके, नुस्खे, ऐसे ऐसे तावीज़ बताए जाते हैं कि ये बीमारी वापस छू कर नहीं आ सकती। क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि ब्रेस्ट कैंसर उस स्टेज पर आपके पास पहुंचता है हॉस्पिटल्स में जहां वो इनक्योरेबल हो चुका होता है? ये आपने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट जो है ना वो रेज किया है, और ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि जब मरीज या आखिरी स्टेजेस पे हमारे पास आते हैं
तो जब उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने इतना मतलब ताख़ीर किस लिए की, तो उसका जवाब यही होता है कि वो अपने इलाके के किसी कोई जो भी क्वैक था या कहीं वो दम करवा रहे थे और दम वाले ने उन्हें बताया कि अब गुठली जो है वो दम करवाते रहे, गुठली जो है अब वो फूट के बाहर आ गई है और अब क्योंकि जिस्म से बाहर आ गई है अब वो जाकर तो डॉक्टर से अब अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये हालांकि हकीकत बिल्कुल उसके बरक्स है। गुठली का बाहर आ जाना या फूट जाना जख्म की सूरत में, इसका मतलब है कि वो 4th स्टेज में जा चुका है, एडवांस कैंसर हो चुका है और अब जो क्योर हम प्रोवाइड कर सकते थे अब वो मुमकिन नहीं रहा। बात बिल्कुल बरक्स है, लेकिन उनके ब्रेन वॉश ऐसे किए गए होते हैं कि अब गुठली फूट के बाहर आ गई है। सो इसी वजह से ये मीडिया का रोल बहुत ज्यादा अहम है कि ये जो सी बात पहुंचाई जा सके कि ब्रेस्ट कैंसर को शुरू की स्टेजेस में किस तरीके से इसकी तशखीस की जा सकती है, कौन सी अलामात हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो देनी है। डॉक्टर साहिबा, अद्वियात के अलावा जी जाना जरूरी है। अद्वियात के अलावा जो प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट को फॉलो करने के अलावा जो एक विल टू सरवाइव होती है वो कितनी अहम होती है इन केसेस में? जी मैं मज़ीद ये भी बात कहना चाह रही थी कि विल टू सर्वाइव तो हर चीज़ में, हर बीमारी में जब तक आपकी अपनी कह लें विल नहीं है या स्ट्रेस नहीं है टू फाइट इट, तो वो चीज़ जो सी है उसकी कोई भी आप काश डॉक्टर आयशा मेरे पास ज्यादा वक्त होता। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम डॉक्टर अमजद। यही जज्बात आपके लिए। उमर आफ्ताब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल इंक्लूजन। मुझे नाज़रीन यहाँ पर अपना प्रोग्राम ख़त्म करना है, लेकिन इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने की ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हुकूमत की सतह पर और प्राइवेट सेक्टर की सतह पर भी बनाई जाएं ताकि इस मूज़ी मर्ज से छुटकारा पाया जा सके। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया।